गेज लेंथ हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज 5.65 रूट अंडर A0। ये एक फॉर्मूला है, ये भी एग्जाम में आता है। आई होप कि सब लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये सब डेटा याद रखिए। ये डेटा कभी कभी एसएससी जेई में पूछ देता है, वो फॉर्मूला तो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसी में स्टील के रॉड को लगा देते हैं, ऐसे स्टील के रॉड को लगा देते हैं और टेस्टिंग करते हैं। क्लियर। ये ऊपर का पार्ट मूव करता है, ऊपर का पार्ट इसमें मूव करता है, नीचे फिक्स रहता है, ऊपर का पार्ट मूव करता है, तो टेंशन आता जाता है। उसके बगल में ये रीडिंग मीटर रहता है। दिस इज एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल मशीन, ठीक है। ये तो बुक का डायग्राम है, ये एक्चुअल मशीन है, और उसमें देखिए रीडिंग वगैरह लेने के लिए वायर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, सो उससे हम लोगों को रीडिंग मिल जाता है, इजंट इट। चलिए, स्टील को जब हम लोग टेस्ट करते हैं, देन दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यू विल गेट। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यू विल गेट। बुक्स में ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना हुआ होता है, बट एक्चुअल में जब इसको एकदम स्केल पे ड्रॉ कीजिएगा ना, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिएगा, तो आपका ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, और ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, और ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। आया समझ में। और ये यील्ड पॉइंट से ऊपर ये रहता है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट देखिए, यील्ड पॉइंट अगर यहां पे है तो फ्रैक्चर पॉइंट ये ऊपर रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को समझना है। कितने स्ट्रेन पे माइल्ड स्टील टूट जाता है? 0.25 से 0.3 के बीच में टूट जाता है, यानी कि 25% से 30% तक इलोंगेशन होता है, होते होते वो टूट जाता है। आई बात समझ में? 25% से 30% वहां तक जाते जाते वो टूट जाता है। तो ये माइल्ड स्टील का स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये नॉट टू स्केल है एंड दैट इज एग्जैक्टली ऑन स्केल। लाइफ में एक बार स्केल पे बना हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सबको जरूर देखना चाहिए, एक बार जरूर देखना चाहिए, इजंट इट। नाउ ये हम हाथ से बनाए थे, अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स का सबका मीनिंग बताएंगे। ये O है, ये A है, ये B है, ये C डैश है, ये C है, ये D है, D से E गया, E से ये F गया। क्लियर। और ये नीचे का लाइन है, इसको नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं, और ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नॉमिनल और ट्रू में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, फोर्स हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, और हर बार उस फोर्स को वही इनिशियल एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो अलग स्ट्रेस का वैल्यू आएगा। और अगर खींच रहे हैं तो उसका एरिया कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है, तो हर बार रिड्यूस्ड एरिया से अगर डिवाइड कीजिएगा तो स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ने लगेगा या नहीं? तो जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा आपका स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ने लगेगा। सो दिस इज एक्चुअल, मतलब एक्चुअल उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ ये होता है, और दिस इज नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यही रीजन है कि स्टील में कोई स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जैसा जोन नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जैसा जोन नहीं होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, और उसके बाद वो हार्ड ही होता चला जाता है, सॉफ्टनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत लोग ये बताते हैं कि यहां से यहां तक हार्ड हुआ, इसके बाद सॉफ्ट हुआ, ये सॉफ्टनिंग जोन नहीं है, ये नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसलिए ये नीचे आ गया। अदरवाइज ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। तो अगर ऊपर ही जा रहा है तो इट मींस कि उसमें हार्डनिंग ही हो रहा है, समझ में आया? उसका स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। सो दैट इज स्ट्रेन हार्डनिंग ओनली। आई बात समझ में? इसको नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या इंजीनियरिंग या कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्लियर। अब हर पॉइंट के बारे में बता देते हैं। O इज द स्टार्ट पॉइंट विद जीरो स्ट्रेस एंड जीरो स्ट्रेन। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन जीरो रखे हुए हैं तो OA पोर्शन लीनियर रहता है। OA पोर्शन लीनियर है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड कंक्लूडेड फॉर्मली बाय रॉबर्ट हुक, सो इट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको कंक्लूड किया था कि O से लेके A तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए वो अपने नाम पे रख लिए हुक्स लॉ। और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को हुक लॉ बोला जाता है। हुक्स लॉ, उसी को सिग्मा हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन, तो E हो गया, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई बात समझ में? क्लियर। E का वैल्यू कितना होता है?
तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़िएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बुक में ई का वैल्यू 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है, बट आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा तो वहां पे 2 इंटू 10⁵ होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ये आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर में कम कर देते हैं। अगर हम लोग उसको कम कर देते हैं ना, देन दैट इज द एडवांटेज। वो हम लोगों को एडवांटेज देता है। क्या देता है? स्ट्रक्चर कंजर्वेटिव साइड में डिजाइन होता है। क्लियर? तो इसीलिए हम लिख दिए कि ये वैल्यू किसमें है? इंसोम, विच इज एक्चुअल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक्चुअल वैल्यू दिया जाता है, और आरसीसी और स्ट्रक्चर में, स्टील स्ट्रक्चर में वो कंजर्वेटिव डिजाइन के लिए उसको 2.1 को 2 हम लोग मान लेते हैं। क्लियर? देखिए, अगर ई का वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, ई का वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, सेम स्ट्रेस पे अलग अलग स्ट्रेन होगा या नहीं? सेम स्ट्रेस पे अलग अलग स्ट्रेन होगा। तो देखिए, हायर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फिजिकल मीनिंग, ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है। जो मटेरियल का ई का वैल्यू ज्यादा है, जिस मटेरियल का ई का वैल्यू ज्यादा है, अगर उसमें उतना ही स्ट्रेस अप्लाई कीजिएगा तो उसमें स्ट्रेन कम होगा, यानी कि वो खींचेगा कम। ठीक है ना? और अगर मटेरियल का ई का वैल्यू कम है तो उतना ही स्ट्रेस अप्लाई कीजिएगा तो वो ज्यादा खींचेगा। देखिए, ई का वैल्यू कम होता चला गया तो सेम सिग्मा पे अलग अलग स्ट्रेन है या नहीं? E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, तो ε3 लेस देन ε2 लेस देन ε1 फॉर इक्वल स्ट्रेस। हायर ई रिप्रेजेंट्स मोर एफर्ट। हायर ई रिप्रेजेंट्स, अगर ई का वैल्यू ज्यादा है तो हायर ई रिप्रेजेंट्स मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्वल डिफॉर्मेशन कीपिंग अदर पैरामीटर्स सेम। तो अगर ई का वैल्यू हायर है ना, तो इसका मतलब ज्यादा एफर्ट लगेगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा इक्वल स्ट्रेन के लिए। इक्वल स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। ठीक है? एक चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल के इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल के इलास्टिसिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। इलास्टिसिटी अलग प्रॉपर्टी है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग चीज है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना ताकत आपको लगेगा उसको डिफॉर्म करने में। ठीक है ना? दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी इज द सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बिकॉज ऑफ विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जो मटेरियल जितना ज्यादा अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। क्लियर? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में कोई रिलेशन नहीं है। ये मत सोचिए कि दोनों में इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी वर्ड है तो दोनों में रिलेशन है। किसी बुक में रिलेशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हायर ई का मतलब हायर इलास्टिक मटेरियल, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ई हायर है तो वो इलास्टिक भी ज्यादा होगा। ई हायर है इसका मतलब है कि एफर्ट ज्यादा लगेगा उसको डिफॉर्म करने में। ठीक है? ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट। ए कौन सा लिमिट है? प्रोपोर्शनल लिमिट है। इट मींस अप टू ए ओनली दिस कर्व इज लीनियर। ए तक वो लीनियर रहता है, ए से लेके बी तक वो नॉन लीनियर हो जाता है, लेकिन अभी भी वो विद इन इलास्टिक लिमिट है। बी इज इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बिकॉज ऑफ विच मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर अनलोडिंग। अनलोडिंग करने पे ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने का जो टेंडेंसी होता है, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट में डिफरेंस क्या है? ए तक लीनियरली इलास्टिक है और ए से लेके बी तक इलास्टिक तो है लेकिन लीनियर इलास्टिक नहीं है, नॉन लीनियर इलास्टिक है। आया समझ में? टिल ए एंड बी मटेरियल इज इलास्टिक but material is linearly elastic till A and beyond A it is non-linearly elastic. Non-linearly elastic. Hooke's law is valid up to proportional limit. Hooke's law elastic limit तक valid नहीं होता, up to proportional limit ही वो valid होता है। आई बात समझ में? C dash is upper yield point which is just a transition. C dash जो है is upper yield point. अपर यील्ड पॉइंट है C डैश, इज अपर यील्ड पॉइंट विच इज जस्ट अ ट्रांजिशन
इट हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। कैपिटल सी इज लोअर यील्ड पॉइंट और यील्ड पॉइंट, जो सी है, केवल सी, जो ऊपर में वो छोटा सा निकला हुआ होता है ना, वो सी डैश है, उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आता है लेकिन वो जस्ट फॉर अ मोमेंट आता है। फाइनली यील्ड स्ट्रेस हम लोग किसको बोलते हैं? सी पॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, यील्ड इज डिफाइंड एज एक्सेसिव डिफॉर्मेशन इन मटेरियल एट कांस्टेंट स्ट्रेस और विद वेरी लेस इंक्रीज इन स्ट्रेस, दैट इज यील्ड स्ट्रेस। देखिए यील्ड स्ट्रेस हम क्लास में बहुत अच्छे से समझाते हैं सबको। यील्ड स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, यील्डिंग का मीनिंग क्या होता है, सबको बहुत अच्छे से विजुअलाइज करा देते हैं। यील्डिंग मतलब मटेरियल खींचता चला जाए, जैसे च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम को पकड़ के खींचना कीजिए, शुरू में ताकत लगेगा, उसके बाद ताकत नहीं लगेगा, च्युइंगम खींचता चला जाता है, तो च्युइंगम यील्ड कर जाता है। ठीक है, सो च्युइंगम बहुत अच्छे से यील्ड करता है, तो च्युइंगम से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि यील्डिंग कैसा होता है। स्टील को तो यील्ड करते हुए आप लोग कभी देख ही नहीं पाइएगा, ठीक है ना, देखने को नहीं मिलता है ना, लेकिन च्युइंगम तो यील्ड करता हुआ दिखता है ना। ठीक है, सब लोग च्युइंगम खा गया ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता है, क्लियर, तो च्युइंगम यील्ड करता हुआ दिखता है। ठीक है, CD is yield plateau with strain almost 10 to 15 times of elastic strain, यानी कि B तक जितना स्ट्रेन था, B तक इलास्टिक पॉइंट तक जितना स्ट्रेन था उसका 10 to 15 टाइम्स यील्ड स्ट्रेन रहता है, 10 to 15 टाइम्स यील्ड स्ट्रेन रहता है। बियॉन्ड B प्लास्टिक रीजन स्टार्ट्स, B के बाद प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उस रीजन में अगर वो चला जाएगा और अनलोडिंग कीजिएगा तो कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेन परमानेंटली रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन में मटेरियल जाने का क्या मतलब होता है कि मटेरियल में अब कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन रहेगा, अनलोडिंग कीजिएगा तो जीरो स्ट्रेन पे अब नहीं आएगा, क्लियर। प्लास्टिसिटी इज डिफाइंड एज परमानेंट स्ट्रेन ऑफ मटेरियल विच इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। तो प्लास्टिसिटी यानी कि प्लास्टिसिटी में चला गया, यानी कि उस मटेरियल में कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहेगा ही रहेगा। DE इज स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन, डी से लेके ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन ड्यू टू चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब बहुत ज्यादा मटेरियल को खींच देते हैं ना तो मटेरियल के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से उसमें मटेरियल और हार्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। कैपिटल E इज द अल्टीमेट स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन रेजिस्ट। E पॉइंट जो सबसे टॉप पॉइंट था, उससे ज्यादा स्ट्रेस मटेरियल रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। F इज फ्रैक्चर पॉइंट, F जो होता है वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। देयर इज नो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इट कैन बी अंडरस्टूड वेल विद ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जब ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेन सॉफ्टिंग जैसा कोई चीज ही नहीं होता है, एक्चुअल में मटेरियल हार्ड ही होता चला जाता है, मटेरियल हार्ड ही होता चला जाता है, मटेरियल सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें हर बार इनिशियल एरिया से ही डिवाइड करते हैं, हर बार हम लोग इनिशियल एरिया से ही डिवाइड करते हैं, इसलिए उसको हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर उसको एक्चुअल स्ट्रेस से डिवाइड कीजिएगा, एरिया से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि खींचते जाते हैं तो एरिया क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो खींचते जाते हैं तो एरिया रिड्यूस्ड एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ने लगता है, क्लियर। नाउ ड्यू टू नेकिंग एरिया स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, सो ट्रू स्ट्रेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। नेकिंग बनने लगता है, जब खींचते जाते हैं तो पतला हो जाता है, बीच में नेक बन के टूट जाता है, क्लियर। नेकिंग एंड्स विद कप एंड कोन फेलियर, कप एंड कोन फेलियर से नेकिंग होता है, क्लियर। कप एंड कोन फेलियर कैसा होता है, दिस इज कप एंड कोन फेलियर। देखिए ये कप एंड कोन फेलियर, ऐसा करके ये कप बन गया और ये कोन बन गया, इसका एंगल मेजर कीजिएगा ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री होता है। आया समझ में? चलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अब अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी?
ability of deformable body to return to its original shape and size after force causing deformation is removed। जब फोर्स को हटा दीजिएगा तो उसका ओरिजिनल पोजीशन पे आने का जो टेंडेंसी होता है, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील जो है रबर से ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिसिटी का मतलब ये मत सोचिएगा कि खींचे और आसानी से खींचा गया देन दैट इज मोर इलास्टिक, ये नहीं होता है। इलास्टिसिटी होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने का टेंडेंसी कितना है। तो स्टील को खींचते हैं और छोड़ते हैं ना तो स्टील जीरो पे आ जाता है। रबर को खींचते जाते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा भी खींचिएगा और छोड़िएगा, आपको लगता है रबर वापस आ गया, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा परमानेंट स्ट्रेन होने लगता है तुरंत, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओरिजिनल पोजीशन पे आने का जो टेंडेंसी होता है ना वो स्टील का बहुत हाई होता है, एकदम से वो जीरो पे आ जाता है। जबकि रबर का एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ना तो खींच के छोड़िएगा तो उसमें तुरंत परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। प्लास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। लोड हटाएंगे तो उसमें परमानेंट रिफॉर्मेशन आ जाएगा। लोड हटाने के बाद वापस आना चाहिए था, नहीं आता है, उसमें परमानेंट स्ट्रेन रह जाता है। कोई एग्जांपल, क्ले इज ऑलमोस्ट प्लास्टिक। क्ले जिससे मूर्ति बनता है ना, बच्चा लोग क्ले से कुछ कुछ बनाता है, मिट्टी का घड़ा ये सब, तो क्ले को ऐसे दबाइएगा, जैसे दबा के छोड़िएगा वैसा ही रह जाता है, देन दैट इज प्योर प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। नाउ ये सब डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जिसका कि नाम आपको जानना होता है। इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक, यहां से यहां तक इलास्टिक फिर प्लास्टिक। इसको कहते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक, ये लीनियर इलास्टिक। ये रिजिड प्लास्टिक, यहां तक कोई डिफॉर्मेशन है उसके बाद अचानक से टूट जाएगा, यहां से कोई डिफॉर्मेशन है उसके बाद अचानक से डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज रिजिड प्लास्टिक। ये परफेक्टली रिजिड, कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। ये सब आइडियल केस है, होता नहीं है, आइडियल केस है, होता नहीं है। ये फ्लूइड, फ्लूइड में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता है। फ्लूइड में आप फोर्स लगाइएगा फ्लूइड सीधा फ्लो कर जाता है, तो उसमें तुरंत स्ट्रेन हो जाता है विदाउट स्ट्रेसिंग। क्लियर? चलिए डक्टिलिटी, डक्टिलिटी कहते किसको है, ठीक है। डक्टिलिटी कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को कि मटेरियल में कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है बिफोर फ्रैक्चर, मतलब कितना ज्यादा वो डिफॉर्म कर सकता है टूटने से पहले, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्लियर? सो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बियर लार्ज परमानेंट स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन कैसा होना चाहिए? परमानेंट स्ट्रेन, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेन नहीं, परमानेंट लार्ज स्ट्रेन, और उसके बाद वो टूटे, जितना ज्यादा होगा दैट इज मोर डक्टाइल। बिफोर फ्रैक्चर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी स्टील इज ड्रॉन इनटू वायर। इसी प्रॉपर्टी के कारण स्टील किसमें कन्वर्ट होता है? वायर में कन्वर्ट होता है। सो वायर खींचते जाते और छोड़ते हैं तो फिर से वो वापस नहीं आता है, वायर बन के रह जाता है। इज इट क्लियर? नोट, रबर इज नॉट डक्टाइल इवन if it exhibits large strain because that strain is not permanent। रबड़ को खींचते हैं तो स्ट्रेन तो बहुत होता है, लेकिन छोड़ते हैं तो फिर वापस भाग जाता है। स्टील को खींचिए, बहुत ज्यादा खींच दीजिएगा ना और उसके बाद छोड़िएगा तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन बहुत रह जाएगा। तो दोनों में खींचने पे काफी स्ट्रेन तक जाता है, लेकिन एक को छोड़ते हैं तो फिर वापस आता है, एक को छोड़ते हैं तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन रह जाता है। इसलिए स्टील को प्लास्टिक मटेरियल में भी वो जाता है प्लास्टिक रेंज में, लेकिन रबड़ नहीं जाता है, इसलिए रबड़ डक्टाइल नहीं कहलाता है। यही रीजन है कि रबड़ को आप डक्टाइल नहीं बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटलनेस, मटेरियल दैट एग्जिबिट्स लिटिल और नो यील्डिंग बिफोर फेलियर आर रेफर्ड एज ब्रिटल मटेरियल। जिसमें कि स्ट्रेन नहीं होता, सीधा टूट जाता है। जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास को कभी तोड़ने का कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि ग्लास बेंड होकर टूटता है, अचानक से टूट जाएगा, then that type of material is called brittle material। यस कुणाल, लोड के रिमूवल पे जो है ना वो हमेशा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन पे नीचे आ जाता है। जाने का लाइन उसका लीनियर हो नॉन लीनियर हो चलेगा, लेकिन लौटने का लाइन जो है ना हमेशा लीनियर रहता है। अनलोडिंग पाथ, अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चला गया तो
इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चला गया है, प्लास्टिक रीजन में चला गया है, तो सीधा आता है। इलास्टिक रीजन में है तो जैसा जाएगा वो ऐसे वापस आ जाएगा। रबड़ में भी परमानेंट स्ट्रेन आता है, लेकिन रबड़ में आप खींचते हैं ना तो वो जितना खींचाता है टूटने से पहले, ठीक है, छोड़िएगा तो बहुत स्ट्रेन उसका वापस आ जाता है। इसीलिए रबड़ को उतना डक्टाइल नहीं बोलते हैं। डक्टिलिटी के लिए परमानेंट डिफॉर्मेशन होना जरूरी है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ ये ब्रिटल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये डक्टाइल का। डक्टाइल में स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, ब्रिटल में बहुत कम स्ट्रेन पे सीधा सीधा टूट जाता है। डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो चीज डक्टाइल ज्यादा है वो कम ब्रिटल है, जो चीज ब्रिटल ज्यादा है वो डक्टाइल कम है। बहुत सिंपल, ठीक है। नोट, ब्रिटल मटेरियल नेवर गिव्स वार्निंग बिफोर फेलियर। ब्रिटल मटेरियल टूटने से पहले वार्निंग नहीं देता है। ग्लास टूटने से पहले बताता है कि हम टूटने वाले हैं, सीधा टूट जाता है। क्लियर? Brittleness is not absolute property because it depends significantly on temperature. At lower temperature, brittleness increases. ठीक है, brittleness absolute नहीं है, वो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। क्रीप, क्रीप क्या होता है? इट इज अ टाइम डिपेंडेंट परमानेंट स्ट्रेन। टाइम डिपेंडेंट परमानेंट स्ट्रेन है क्रीप, ठीक है, ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग। तो क्रीप कब होता है? जब लोड को आप उस पर अप्लाई करके परमानेंटली छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे स्ट्रेन अपने आप बढ़ता जाता है। स्ट्रेस नहीं बढ़ाएं बट स्ट्रेन बढ़ता जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रीप। समझ में आया? इसको हम लोग क्रीप कहते हैं। सस्टेन्ड लोडिंग इज दैट टाइप ऑफ लोडिंग विच इज अप्लाइड ऑन ए स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम पे तक लोड अप्लाई करते हैं, दैट टाइप ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड सस्टेन्ड लोडिंग। For example, dead load pre-stressing force creep is observed more on higher temperature. ठीक है, हाइयर टेम्परेचर पे क्रीप ज्यादा ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आकाश, करीब 10 दिन चलेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 15 या 20 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ क्रीप, देखिए स्टार्टिंग में स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा, उसके बाद स्ट्रेस बढ़ना बंद हो गया और स्ट्रेन बढ़ता चला गया। स्ट्रेस बढ़ना बंद हो गया और स्ट्रेन बढ़ता चला गया। आया समझ में? ठीक है। सो इलास्टिक स्ट्रेन एंड दिस इज प्लास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन एंड दिस इज प्लास्टिक स्ट्रेन। नाउ ये स्ट्रेन है और ये टाइम है। ठीक है, तो क्रीप स्ट्रेन टाइम के साथ होता है। तो इलास्टिक स्ट्रेन आने में टाइम लगेगा क्या? नहीं। मटेरियल पे आप लोड लगाइएगा तुरंत इलास्टिक स्ट्रेन आ जाएगा। उसके बाद क्रीप स्ट्रेन आने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं हो सकता है। क्लियर? क्रीप में मतलब ऐसा नहीं कि क्रीप हो रहा है तो इनफाइनाइट क्रीप स्ट्रेन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट क्रीप स्ट्रेन नहीं होता है। क्लियर? तो ये पूरा स्ट्रेन क्या हो जाएगा? दिस इज इलास्टिक स्ट्रेन एंड दिस इज क्रीप स्ट्रेन। इज इट क्लियर? हो गया? नाउ क्रीप स्ट्रेन किस टाइप का स्ट्रेन है? क्रीप स्ट्रेन किस टाइप का स्ट्रेन है? इलास्टिक स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन? क्रीप स्ट्रेन किस टाइप का स्ट्रेन है? इलास्टिक है या प्लास्टिक है? प्लास्टिक स्ट्रेन है। क्रीप स्ट्रेन पूरा पूरा रिकवर नहीं होता है जब लोड हटाते हैं, तो क्रीप स्ट्रेन पूरा पूरा रिकवर नहीं होता है, तो इस क्रीप स्ट्रेन को प्लास्टिक स्ट्रेन में कंसीडर करते हैं। ठीक है। रिलैक्सेशन, सो क्रीप और रिलैक्सेशन दोनों एक्चुअल में क्या होता है? क्रीप और रिलैक्सेशन दोनों मटेरियल का रिस्पॉन्स एक ही टाइप से होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन और क्रीप में मटेरियल का बिहेवियर एक ही जैसा होता है, लेकिन दोनों टर्म में डिफरेंस है। क्रीप में क्या होता है? स्ट्रेस कांस्टेंट होता है और वो लंबा होता चला जाता है। ठीक है, दैट इज क्रीप। और
रिलैक्सेशन में क्या होता है, स्ट्रेस आप अप्लाई करके इतना बड़ा रखे हुए हैं, ठीक है, इतना तक रोक के रखे हुए हैं, और इसमें धीरे धीरे स्ट्रेस का वैल्यू ही कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। ठीक है, कैसे विजुलाइज कीजिएगा, बहुत सिंपल है। एक रबड़ को पकड़ के ऐसे रखिए, रबड़ को पकड़ के खींचिए, 10 किलो न्यूटन से खींचे रहिए और 10 साल तक खींचे रहिए, देखिएगा आप आगे चले जाइएगा अपने आप। और दूसरे केस में रबड़ को बांध के छोड़ दीजिए, ठीक है, खींचते नहीं रहना, बांध के छोड़ दीजिए, उसमें स्ट्रेस का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा 10 साल के बाद। तो रिलैक्सेशन और क्रीप में दिस इज द डिफरेंस। 10% क्या है, 10% नहीं है, 10 ईयर्स है, 10 साल पे 10 ईयर्स, 10% नहीं है। आया समझ में? दिस इज रिलैक्सेशन। मटेरियल का स्ट्रेस हम लोग यहां तक किए और टाइम के साथ धीरे धीरे स्ट्रेस का वैल्यू अपने आप कम हो गया, सो दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, इसको रिलैक्सेशन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, डिफरेंस बिटवीन क्रीप एंड रिलैक्सेशन, देखिए यहां पे फोर्स अप्लाई किए हैं और ये धीरे धीरे स्ट्रेन हो गया, दैट इज क्रीप। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स ये ऐसे हो जाएगा। तो येलो वाला क्या हुआ, इलास्टिक स्ट्रेन, और ग्रीन वाला क्या हुआ, दैट इज क्रीप। और रिलैक्सेशन क्या है, आप इसको खींच के यहां तक कर दिए तो इसमें स्ट्रेस आ गया, और यहां पे इसको लॉक कर दिए कनेक्ट करके। ठीक है, स्ट्रेस का वैल्यू अभी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, एज्यूम कर लीजिए। 10 ईयर्स के बाद देखिएगा ये स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो गया 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। ठीक है, बचपन में पैंट पहनते थे ना रबड़ वाला, बचपन में रबड़ वाला पैंट पहनते थे ना, मम्मी पहनाती थी, ठीक है, और पहनते थे तो उसका रबड़ इतना टाइट होता था, वेस्ट लाइन पे दाग आ जाता था ना, रबड़ वाले पैंट से वेस्ट लाइन पे दाग आ जाता था ना, ठीक है। और कुछ दिन पहनते पहनते वही पैंट जिससे वेस्ट लाइन पे दाग आ जाता था, वो बस पहनते थे और गिर जाता था अपने आप, ठीक है। तो वो रबड़ जो उसका होता है ना, वो रिलैक्स कर जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। समझ में आया? ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस? हाँ अभिनय कह सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता क्या है, रेजिलियंस होता क्या है, रेजिलियंस को समझिए। किसी मटेरियल को खींचिए तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और छोड़ दीजिए तो वो एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो मटेरियल का ये प्रॉपर्टी, जिसमें कि मटेरियल को खींचते हैं तो एनर्जी उसमें जाता है, और जब छोड़ते हैं तो एनर्जी वापस आ जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिलियंस। इस प्रॉपर्टी को रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। और रेजिलियंस ये फेनोमेना कब तक होता है, तो इलास्टिक लिमिट तक होता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक होता है। इलास्टिक लिमिट के बाद रेजिलियंस नहीं, क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम द मटीरियल कैन एब्जॉर्ब विदाउट कॉजिंग परमानेंट डैमेज, यानी कि उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप कंप्रेस कीजिए या खींचे, उसमें स्ट्रेन एनर्जी आया और फिर छोड़िए, पूरा वापस हो गया एनर्जी। तो वो जो मैक्सिमम एनर्जी होता है ना, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। और यही एनर्जी अगर पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन एनर्जी है, अगर हम लोग इसके बात करेंगे तो फिर हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हम ब्लॉक उसको किए हैं तो उसका केवल मैसेज हमको दिखना बंद हो गया है ना, रुकिए रिपोर्ट कर देते हैं। मूर्ख लोग है, कुछ लोग मूर्ख होता है, समझ में आया?
ठीक है, जस्ट 1 मिनट, इसका काम तमाम कर देते हैं पहले, ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बन रहा है। ठीक है, कर दिए हैं काम तमाम, थोड़ा देर में ब्लॉक हो जाएगा बेचारा। मूर्ख लोग का कोई कमी नहीं है इंडिया में, इतना खाली बैठा हुआ है ना लोग इंडिया में, बेरोजगार सब इतना खाली बैठा हुआ है ना, कुछ भी करता रहता है। आप यही सोचिए ना कि इंडिया में इतना बेरोजगारी है ना कि जेसीबी नाला साफ करता है तो वहाँ लोग भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इन लोग का क्या कहना। ठीक है, समझ में आ गया रेजिलियंस। सो रेजिलियंस इज द प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल अपना एनर्जी को वापस करता है। ठीक है, डिफॉर्म होने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है हटने पे वापस आ जाता है, दैट इज रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट तक रेजिलियंस होता है, ये याद रखिएगा। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। आया समझ में। Ballast is one of the cheapest material which has very high resilience. That is why it is used under railway track. देखते हैं, ट्रेन आता है चला जाता है, बैलास्ट दबता है और फिर वापस आ जाता है, फिर दबता है फिर वापस आता है। बैलास्ट बहुत सस्ता मटेरियल है जिसका कि रेजिलियंस बहुत हाई है। बैलास्ट के जगह पे आप कुछ और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं रेजिलियंस के लिए, लेकिन दैट विल बी कॉस्टली, महंगा पड़ेगा। इतना ट्रैक है, ठीक है, बैलास्ट सबसे सस्ता मटेरियल है जिसका कि रेजिलियंस काफी अच्छा है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। टफनेस क्या होता है? सो देखिए, टफनेस एक ऐसा, टफनेस सुन के जो है ना फीलिंग नहीं आता है लोगों को। टफ का मतलब लगता है ना मजबूत, ठीक है, टफ का मतलब लगता है हार्ड, जबकि टफनेस अलग चीज है। टफनेस का मतलब होता है कि वो टूटने से पहले कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। ठीक है, और टफनेस प्रॉपर्टी का यूज कब होता है? इंपैक्ट लोडिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कोई भी मटेरियल टूटने से पहले जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है दैट इज टफनेस। अब ध्यान दीजिए, इलास्टिक लिमिट ये है, तो इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी है दैट इज रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी है दैट इज रेजिलियंस, और टूटने तक जो एनर्जी है दैट इज टफनेस। इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी है दैट इज रेजिलियंस, और टूटने तक जो एनर्जी है दैट इज टफनेस। ये मीनिंग होता है। तो माइल्ड स्टील अच्छा खासा टफ होता है, तो उस पर इंपैक्ट पड़ता है ना, तो इंपैक्ट पड़ता है तो इंपैक्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी उसको मिलता है, तो एनर्जी मिलता है तब भी वो माइल्ड स्टील टूटता नहीं है। समझ में आया? फटीग। फटीग क्या होता है? होता क्या है फटीग में होता क्या है, किसी मटेरियल को ऐसे पकड़ के खींचिएगा तो काफी देर के बाद वो टूटेगा, या बेंड कीजिएगा तो काफी मेहनत लगेगा तब टूटेगा। लेकिन आप उसको बार बार ऐसे 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 करते रहिए, तो थोड़ा थोड़ा भी बेंड करते रहिएगा ना, बार बार कीजिएगा ना, टूट जाता है। जैसे वायर आप लोग तोड़ते होंगे, बचपन में वायर तोड़ते होंगे, वायर को लेते हैं बार बार ऐसे 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 मोड़ते, वायर टूट जाता है। क्लियर? जबकि एक बार तोड़िएगा तो काफी मेहनत करना पड़ेगा तब भी नहीं टूटता है। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस। तो फटीग क्या होता है? अगर स्ट्रेस का रिवर्सल होता है उसमें मटेरियल में, स्ट्रेस का रिवर्सल होता है, अगर बार बार स्ट्रेस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, अगर स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस अगर बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है ना, ठीक है, तो उसका स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बार बार स्ट्रेस अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है ना, तो उसका स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है।
then that is called fatigue. ठीक है, दैट इज कॉल्ड फटीग. फटीग और एंड्योरेंस लिमिट में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए. फटीग और एंड्योरेंस लिमिट में क्या डिफरेंस है? तो वो स्ट्रेस का वैल्यू जिसके बिलो, वो स्ट्रेस का वैल्यू जिसके बिलो कितना बार भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है. वो स्ट्रेस का वैल्यू जिसके बिलो कितना बार भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो कोई अंतर नहीं पड़ता है. दैट स्ट्रेस वैल्यू इज कॉल्ड एंड्योरेंस लिमिट. ठीक है, दैट स्ट्रेस वैल्यू इज कॉल्ड एंड्योरेंस लिमिट. आया समझ में? ठीक है, चलिए हार्डनेस. हार्डनेस क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड हार्डनेस? तो कोई भी मटेरियल है उस पर आप स्क्रैच करने का कोशिश कीजिए. अगर स्क्रैच करने का कोशिश कीजिएगा और स्क्रैच करने में दिक्कत आ रही है देन दैट इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल. उसको हम लोग कैसा मटेरियल बोलते हैं? हार्ड मटेरियल बोलते हैं. ठीक है, मैलिएबिलिटी. मैलिएबल मटेरियल किसको बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ पीस ऑफ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट, यानी कि उसका सीट बना सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड मैलिएबल मटेरियल. जैसे मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉइल लगा हुआ होता है ना, मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉइल रहता है ना, तो सोचिए सिल्वर कितना मैलिएबल होता है कि वो इतना पतला हो जाता है. सिल्वर कितना मैलिएबल होता है कि वो इतना पतला हो जाता है कि आप लोग उसको खा जाते हैं. समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है. टेनेसिटी. टेनेसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर टेंसाइल लोडिंग इज कॉल्ड टेनेसिटी. ठीक है, आप उस पे लोड अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रैक्चर होने का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड टेनेसिटी. मतलब कितना टेंसाइल फोर्स वो ले लेगा फ्रैक्चर होने से पहले, दैट इज कॉल्ड टेनेसिटी. तो जो ज्यादा टेंसाइल फोर्स ले लेगा बिफोर फ्रैक्चर दैट इज मोर टेनेसिटी मटेरियल. ठीक है. नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ अदर मटेरियल. जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं, माइल्ड स्टील इज टफेस्ट. ठीक है, सो ये माइल्ड स्टील है. कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, बट डक्टिलिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है लेकिन डक्टिलिटी क्या हो जाता है? कम होता जाता है. आया समझ में? स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा बट डक्टिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये देखिए बुक का डायग्राम है. ठीक है, बुक का डायग्राम है. अलग अलग स्टील है, अलग अलग स्टील है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग कार्बन परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं. देखिए डक्टिलिटी घटता जा रहा है या नहीं? ठीक है, और ये उसी का आपका ये क्या है? सिग्मा और एप्सिलॉन. ये अलग अलग कार्बन परसेंटेज पे ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस. ये स्केल पे बनाया हुआ है सो दैट कि आप लोग उसको अच्छे से समझ सके. ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल का है. वो सारा डायग्राम क्या था? स्टील में केवल कार्बन परसेंटेज चेंज कर रहे थे. ये अलग अलग मटेरियल का है. ठीक है, सो हाई कार्बन स्टील का ये डायग्राम हो गया, माइल्ड स्टील का ये डायग्राम हो गया, कास्ट आयरन का ये ग्रीन वाला हो गया, एल्यूमिनियम का इससे कम होता जाता है, वुड का उससे कम है, कॉर्क ये है, सॉफ्ट रबर का ये है. ठीक है, कॉर्क किसको बोलते हैं? इसको कॉर्क बोलते हैं. समझ में आया? इसको कॉर्क बोलते हैं.
पहले जो है ना बहुत सारा बॉटल होता था जिसमें लिक्विड रहता था, ठीक है, उस बॉटल को बंद करने के लिए कॉर्क यूज होता था। अगर केमिस्ट्री लैब वगैरह किए होंगे तो याद होगा आप लोगों को, केमिस्ट्री लैब अगर किए होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री लैब अगर किए होंगे तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। नाउ ऑफसेट रूल टू डिटरमाइन यील्ड स्ट्रेस। बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसमें यील्ड स्ट्रेस डिफाइन नहीं होता है, एकदम से एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि कहां पे मटेरियल यील्ड कर गया। तो लोगों ने एक मेथड डेवलप किया, 0.2% पे एक पैरेलल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां पे वो कट करता है उस पॉइंट को बोल देते हैं कि वो यील्ड स्ट्रेस है। समझ में आया? उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। चलिए इसके आगे कल पढ़ाएंगे, कल नहीं मंडे को, ठीक है, इसके आगे मंडे को, आज बहुत बोलना पड़ गया, थक गए हम, ठीक है। सो इसके आगे हम लोग मंडे को करेंगे, क्लियर। मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, 10 से 12 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर?